हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9वीं इतिहास अध्याय नंबर 2 को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 3 पर बात करेंगे। इससे पहले हम अध्याय नंबर 2 पर 2 वीडियो डाल चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन 2 वीडियो को देख लें, क्योंकि उनमें हमने यूरोप में समाजवाद के बारे में फुल डिटेल के साथ बताया है और रूसी क्रांति से रिलेटेड प्रत्येक फैक्ट को कवर किया है। ठीक है, बहुत डीप स्टडी हमने की है और आज हम बात करने वाले हैं डीप स्टडी के साथ ही पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति कैसे होती है, क्या इसका कारण है, क्या वहाँ की स्थिति थी, क्यों ये हुई, इसके होने के बाद वहाँ इसका परिणाम क्या निकला, इसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज पे। तो इससे रिलेटेड हम प्रत्येक फैक्ट को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं शुरुआत पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना चाहिए पेट्रोग्राद क्या है। ठीक है, देखिए पेट्रोग्राद सेंट पीटर्सबर्ग का दूसरा नाम है और ये मैं आपको फुल डिटेल से बताया हूँ सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में पहली वाली वीडियो में। तो सेंट पीटर्सबर्ग का दूसरा नाम पेट्रोग्राद है। अब सेंट पीटर्सबर्ग क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक औद्योगिक इलाका है। समझ गए? अब बात करते हैं क्रांति का मतलब क्या होता है, क्रांति का अर्थ क्या होता है। देखिए, क्रांति एक तो तेजी से आती है, अचानक से आती है और ये सकारात्मक दृष्टि से आती है। और सकारात्मक दृष्टि की वजह से ही युद्ध और क्रांति में आप अंतर कर सकते हो। वो क्यों? क्योंकि कभी भी क्रांति होगी, एक तो अचानक से होती है, एक तेजी से होती है और सकारात्मक दृष्टि से होती है। सकारात्मक दृष्टि से मतलब क्या? सोचने वाली बात है। सकारात्मक दृष्टि से मतलब क्या? देखिए, सकारात्मक दृष्टि से अभिप्राय यह है कि क्रांति कभी भी होगी तो किसी के हक को दबाने के लिए नहीं होगी। ठीक है, वो क्या होगी, अपने ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर क्रांति कर रहे हैं, कोई भी समुदाय यदि क्रांति कर रहा है तो वो उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए जो वो विद्रोही भावना कर रहा है, उसी विद्रोही भावना को नाम दिया जाता है क्रांति। जबकि युद्ध में क्या होता है, युद्ध में दूसरे के हक को दबाया भी जाता है, दूसरों पर अत्याचार भी किया जाता है, नकारात्मक प्रभाव भी युद्ध के पड़ते हैं। इसमें देश का विकास के लिए या देश को बंटने से रोकने के लिए क्रांति अक्सर होती हैं। वो इसीलिए होती हैं क्योंकि ये सकारात्मक दृष्टि की ओर कदम क्रांतियों का होता है। तो अब देखिए, क्रांति का मतलब आप समझ चुके हो। ठीक है, इसमें किसी के हक को दबाने के लिए नहीं लड़ा जाता है, नहीं विद्रोह किया जाता है। इसमें अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को से मुक्त होने के लिए विद्रोह किया जाता है, विद्रोही भावनाएं होती हैं, उन्हीं विद्रोही भावनाओं को नाम दे दिया जाता है क्रांति। आशा करता हूं कि अब आप पेट्रोग्राद और क्रांति के बारे में बढ़िया तरीके से समझ चुके हो। अब हम बढ़ाते हैं पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति की कहानी। देखिए, 1917 में सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत बुरी थी। तो दोस्तों, एक बात और, यहाँ पे हालत बहुत ख़राब थी, इसको जानने से पहले आपको जानना चाहिए पेट्रोग्राद के इलाके के बारे में। ठीक है, तो अब हम पेट्रोग्राद का इलाका कैसा था उसके बारे में भी हम जान लीजिए। देखिए, राजधानी पेट्रोग्राद कह लीजिए या सेंट पीटर्सबर्ग, बात एक ही है। ठीक है, वहाँ पे कहते हैं कि नदी थी नेवा नदी और इसके दाएं तट पर इसका दाएं तट का जो इलाका था उस पर मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने थे। और जो इसका बाएं तटीय इलाका था, ठीक है, नेवा नदी का बाएं तटीय जो इलाका था, ये नदी पेट्रोग्राद में ही थी। एक तो फैशनेबल इलाके थे नेवा नदी के बाएं तट पर। विंटर प्लेस यानी जार का महल, विंटर प्लेस के बारे में बताया हूँ ना, जार का महल भी इसी इलाके में पड़ता है। सारी सरकारी इमारतें ही इसी इलाके में पड़ती हैं। ड्यूमा की जो बैठकें होती थी जिस महल में, वो महल भी इसी इलाके में पड़ता है। कहने का मतलब ये है, पेट्रोग्राद दो इलाकों की हम बात करें पेट्रोग्राद की, नेवा नदी के दाएं तट वाला इलाका और बाएं तट वाला इलाका। जो दाएं तटीय वाला इलाका था उसमें मजदूर और कारखाने, यानी कारखाने हैं तो कारखानों के इलाके में मजदूर भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दाएं तट को ही याद रखना है। उसके बाद हम समझते हैं, ये आप जान लीजिए। ठीक है, इलाके के बारे में। अब हम बात करते हैं वहाँ की हालात कैसे थे, यानी स्थिति कैसे थी। देखिए, नेवा नदी के जो बाएँ तट था, बाएँ तटीय इलाके, ये दाएं तटीय इलाके, दाएं तटीय इलाके में क्या क्या आ रहा था भाई, मजदूर और कारखाने तो आ रहे थे ना, मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने। दाएं तटीय इलाके, ये दाएं कर लीजिएगा, यहाँ पे ये गलती से हो गया है। देखिए, एक तो वहाँ पे अचानक से खाद्य पदार्थों में भारी कमी आई। दूसरी बात, वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी, सर्दियों का मौसम भी बहुत ज़्यादा से पैदा होने लगा, यानी बढ़ने लगा, फैलने लगा। अब देखिए, एक तो पहले से ही खाद्य पदार्थों में भारी कमी आ चुकी थी, उसके बाद ऊपर से ठंड भी पड़ रही है। ठंड कैसी? देखिए,
ठंड में एक तो बर्फबारी हुई थी, ठीक है, और एक भीषण कोहरा पड़ रहा था। भीषण कोहरा, भीषण का अर्थ होता है भयानक या डरावना, ठीक है। तो अब देखिए, आप समझो भीषण कोहरा के साथ साथ बर्फबारी वाली सर्दियों में स्थिति कितनी खराब हो जाती होगी, समाज की, फसलों की, वहाँ की आर्थिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ता होगा भीषण कोहरा की वजह से। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे बढ़ाते हुए। देखिए, जार द्वारा ड्यूमा के बारे में आप जानते हो? ड्यूमा क्या है? ड्यूमा के बारे में मैं बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ, बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ यार। कौन सी ड्यूमा कब लगाई गई, कितनी ड्यूमा लगाई गई जार के द्वारा, सब डिटेल से पढ़ाया हूँ। पहली वाली वीडियो देखिए, तभी तो मैं बोल रहा था पहली वाली वीडियो पहले दिखेगा, बाद में इसको देखेगा। बहुत कुछ मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, ड्यूमा क्या थी? एक वहाँ की बैठक होती थी ड्यूमा की नाम से। इसको आप बोल सकते हो कि जो वहाँ का शासक था जार निकोलस द्वितीय, उसके द्वारा एक बैठक बुलाई जाती थी, यानी एक संसद बुलाई जाती थी, आप संसद भी इसको बोल सकते हो। तो इसको भंग करने की कोशिश कर रहा था जार, ठीक है। फरवरी में जार ड्यूमा को भंग करने की कोशिश कर रहा था। तो जो संसदीय जो प्रतिनिधि थे, ड्यूमा के जो प्रतिनिधि थे, ठीक है भाई, ड्यूमा के जो प्रतिनिधि थे वो क्या कर रहे थे? इसका विरोध कर रहे थे जार का। भाई, जार ड्यूमा को भंग करने की कोशिश कर रहा है। ड्यूमा यदि भंग होगी तो जो निर्वाचित सरकार है वो भी भंग होगी, वहाँ की जो राजा द्वारा जो वहाँ की निर्वाचित सरकार थी। और जो निर्वाचित सरकार के जो सदस्य है वो क्या थे? उन्हीं को ही संसदीय प्रतिनिधि कहते थे। अब वो क्या कर रहे हैं? इसको जब भंग करने की बात कोशिश कर रहा था तो वो संसदीय प्रतिनिधि जो निर्वाचित सरकार के सदस्य थे वो उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका पद उनका या सामाजिक हैसियत में कमी आती, सामाजिक पद से वो हट जाते, ठीक है, उनका पद उनसे छिन जाता यदि ड्यूमा भंग होती तो इसलिए वो क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे जार के द्वारा ड्यूमा को भंग करने की कोशिशों को। यहाँ तक समझ चुके हो। अब आ गई 22 फरवरी की बात। 22 तारीख को, यानी 22 फरवरी को क्या होता है? 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में तालाबंदी की जाती है, ठीक है। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में तालाबंदी की जाती है, और उस तालाबंदी जो फैक्ट्री में तालाबंदी की गई, उसके मजदूर जो थे उनकी हालत तो बिगड़ेगी भाई, उनको मजदूरी नहीं मिलेगी और वो काम पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति में ज़्यादा गिरावट आएगी, ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो जो मान लीजिए इस फैक्ट्री में तालाबंदी की गई, इसके जो मजदूर थे उनके समर्थन में, ठीक है, इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों के द्वारा हड़तालें की गई। 50 फैक्ट्रियों, अब आप कल्पना कीजिए 50 फैक्ट्रियों के अंतर्गत कितने मजदूर होंगे। तो 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों के द्वारा क्या गई? हड़तालें की गई मजदूरों के समर्थन में, जो कि एक जिस फैक्ट्री में तालाबंदी की गई थी उसके मजदूरों के समर्थन में। समझ चुके हो। अब वहाँ पे क्या हुआ? हड़तालों का कई जगह पर नेतृत्व महिलाएं भी कर रही थी। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही पुरुष हड़तालें कर रहे थे, महिलाएं भी हड़ताल करने में पुरुषों का साथ दे रही थी, यानी महिलाएं भी हड़ताल कर रही थी, क्योंकि भाई महिलाएं भी तो मजदूर के रूप में कार्य करती थी ना फैक्ट्रियों में। ये सब जानते हो आप, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, राजधानी के बीचों बीच 22 फरवरी होती गई, तालाबंदी हो गई, हड़तालें होती गई, हड़तालें होती होती आ गई राजधानी के बीचों बीच नामक नेब्स्की प्रोस्पेक्ट नामक क्षेत्र पर, यानी नामक इलाके में आ गई, ये कह सकते हो। नेब्स्की प्रोस्पेक्ट नामक इलाके में, राजधानी के बीचों बीच ये इलाका पड़ता है। इस इलाके में हड़तालें, यानी विद्रोही मजदूर जो विद्रोही कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, वो आ चुके राजधानी के बीचों बीच, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो फैशनेबल रिहायशी इलाका था, ठीक है, फैशनेबल इलाका था। फैशनेबल इलाका कहाँ था? नेवा नदी के बाएं तट पर था, ठीक है, सब जानते हो आप। सरकारी इमारतों को जो, मतलब कहने का मतलब ये, नेवा नदी का जो बाएं तट था ना, सरकारी इमारतें भी इसके अंतर्गत आ रही थी, ड्यूमा और भी जार का महल, उन सब को क्या कर लिया? घेर लिया। फैशनेबल इलाका, बाएं तटीय इलाके को घेर लिया मजदूरों के विद्रोही भावनाओं ने, यानी एक तरीके से बोल सकते हो जो मजदूर हड़ताल कर रहे थे उन मजदूरों ने फैशनेबल नेवा नदी के बाएं तटीय इलाके को घेर लिया। और घेरने के बाद सरकार ने क्या कर दिया? कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाने से क्या हो गया? शाम तक जितने भी मजदूर थे जो हड़ताल कर रहे थे वो इधर उधर फैल चुके थे, बिछड़ चुके थे। तो वहाँ पे कर्फ्यू की वजह से मजदूरों की जो हड़ताल थी वो हट जाती है। लेकिन फिर मजदूर क्या करते हैं हटने के बाद? 24-25 तारीख को दोबारा से फिर हड़ताल करते हैं, एकत्रित होते हैं उसी इलाके में, ठीक है। अब वो 24-25 तारीख को फिर से एकत्रित हुए, यानी एक दिन छोड़कर। भाई 23 को तो वो यहाँ पे
फैशनेबल इलाके को उन्होंने घेरा था 22 को, और 23 को कर्फ्यू लग जाता है तो वो बिछड़ जाते हैं। फिर से वो 24-25 को यानी अगले दिन वो क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा होकर क्या, जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो जो वहाँ का सम्राट था जार निकोलस द्वितीय, वो क्या कर देता है, घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर देता है, पुलिस को तैनात कर देता है नियंत्रण बनाने के लिए हड़तालकारियों पर। ठीक है, तो अब वहाँ पे पुलिस भी तैनात हो गई, घुड़सवार सैनिक भी तैनात कर दिए गए थे जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। फिर अब यदि 25 फरवरी रविवार का दिन था, 25 फरवरी की बात थी, रविवार का दिन था, ये देखिए सन चल रहा है 1917 की बात है। तो अब देखिए 25 फरवरी को रविवार का दिन था, तो सरकार के द्वारा डियोमा भंग कर दी गई, बर्खास्त कर दी गई थी। जब सरकार के द्वारा डियोमा बर्खास्त करी गई तो जो संसदीय प्रतिनिधि थे वो क्या करने लगे, निर्वाचित सरकार के जो सदस्य थे वो क्या करने लगे, इसके विरोध में जाने लगे। ठीक है, जार, इसके मतलब जार के विरोध में जाने लगे। वही वो पहले ही जार का विरोध कर रहा था ना, तो वो जितने भी प्रतिनिधि थे, संसदीय प्रतिनिधि, जितने भी निर्वाचित सदस्य थे, वो सभी जार के खिलाफ चले गए 25 फरवरी रविवार के दिन। यहाँ से अब देखिए धीरे धीरे अब हड़तालकारियों को समर्थन मिलने लगा भाई, क्योंकि संसदीय प्रतिनिधि भी उनमें शामिल हो गए, निर्वाचित सरकार के सदस्य सभी उनमें शामिल हो गए। अब 26 फरवरी को बाएं तट के इलाके में इकट्ठा होने लगे, 26 फरवरी को बाएं तट के इलाके में इकट्ठा होने लगे। ठीक है, अब इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ, 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर उन्होंने हमला बोल देता है। वो लोग मजदूर जो हड़ताल कर रहे थे वो पुलिस मुख्यालयों पर 27 फरवरी को हमला बोल देते हैं, और उन्होंने मांगे कि तनख्वाह में वृद्धि की जाए, काम के घंटों में कमी की जाए। मजदूरों ने इस तरीके से वो नारे लगाते हुए और भी कई बातों के लिए, कई मांगों की पूर्ति के लिए वो मांगे कर रहे थे। तो नारे लगाते हुए लोग क्या हो गए, सड़कों पर जमा हो गए। सड़कों पर जमा होने के बाद फिर से जार निकोलस द्वितीय द्वारा घुड़सवार सैनिक तैनात कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे घुड़सवार जो सैनिक थे वो क्या कर देते हैं, वो पूर्ण रूप से इनकार कर देते हैं कि हम हड़तालकारियों पर गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है, यहाँ से वो तैनात तो हो जाते हैं, खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन वो नियंत्रण बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम गोली बिल्कुल नहीं चलाएंगे, गोली चलाने से यानी गोली फायर करने से उन लोगों ने इनकार कर दिया था। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या हुआ, एक सैनिक ने क्या किया, मतलब गुस्साई सैनिक ने अपने ही टुकड़ी के व्यक्ति पर गोली चला दी, अपने ही टुकड़ी के सदस्य पर गोली चला दी। ठीक है, और तीसरी बात वहाँ पे क्या हुआ, उस जो घुड़सवार सैनिक जो वहाँ पे तैनात हो, उसकी तीन टुकड़ियाँ सेना को छोड़कर हड़तालकारियों में जो हड़ताल कर रहे थे उन हड़ताल वासियों में शामिल हो गए थे। ठीक है, मतलब अब लोग क्या कर रहे हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं उनका समर्थन करती गई तो उनका प्रभाव बढ़ने लगा और राजा की स्थिति खराब होती गई। समझ रहे हो आप हम डिटेल के साथ बताते आ रहे हैं। अब देखिए 3 सैनिक टुकड़ियों को हड़तालकारियों में शामिल होगा, तो पेट्रोग्राद की जो क्रांति की जो शुरुआत होती है यहीं से होती है। ठीक है, अब तक जो हमने बात की थी पेट्रोग्राद की क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, वो इस तरीके से होती है। अब आप जान चुके हो पेट्रोग्राद की शुरुआत के कारण। अब देखिए 28 फरवरी को क्या होता है, 28 फरवरी को प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया, और जार से मिलने जब गया तो सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वो राजगद्दी छोड़ दे, और राजा उनकी इस बात को मान लेता है और वो 2 मार्च को गद्दी छोड़ देता है भाई। क्योंकि अब वहाँ का जो राजा था, जो सम्राट था जार निकोलस द्वितीय, वो समझ चुका था कि सभी जनता, सभी प्रतिनिधि हड़तालकारियों का समर्थन कर रहे हैं और स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो हड़तालकारी भड़के हुए हैं, हमला भी बोल सकते हैं। इसलिए उन्होंने हड़तालकारियों की शक्ति को देखते हुए या शक्ति का अनुमान लगाते हुए उन्होंने गद्दी छोड़ दी थी जार निकोलस द्वितीय ने 2 मार्च को। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हो कि जो फरवरी क्रांति है वो होती कैसे है। ठीक है, उसका इतिहास अब जान चुके हो आप। अब देखिए देश का शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया, राजा ने भाई गद्दी छोड़ी 2 मार्च को। अब ये है फरवरी के बाद की बात चल रही है। ठीक है, अभी भी देखिए इनको भी फरवरी क्रांति में जोड़ दिया जाता है, लेकिन हम बाद की ओर बताएंगे। आप इनको भी जोड़ सकते हो फरवरी क्रांति के बाद के टाइम में। देखिए 2 मार्च को उसने गद्दी छोड़ी। ये 2 मार्च को गद्दी क्यों छोड़ी,
सॉरी फरवरी क्रांति के कारण ही, तो इसलिए इसे फरवरी क्रांति का ही पार्ट माना जाएगा। बाद की हम बात करेंगे। देखिए, तो देश का शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है, अंतरिम सरकार का अभिप्राय क्या है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत से नहीं जानते होंगे। और देखिए, अंतरिम सरकार का गठन तब होता है, मान लीजिए क्रांति खत्म हुई, युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, आंदोलन खत्म हुआ, विद्रोही भावना खत्म हुई, विद्रोह खत्म हुआ, जब इस तरह की स्थिति समाप्त होती है तो उस टाइम भाई ऐसे तो है नहीं है अचानक से चुनाव कराए जा सकते हैं, नहीं कराए जा सकते ना। तो अचानक से तो चुनाव कराए जाते नहीं हैं। तो वहाँ पे क्या है कि लोग खुद ही अपनी सहमति के अनुसार और सदस्यों को देखकर संविधान सभा का गठन कर कर उनके माध्यम से क्या कर देता है, अंतरिम सरकार का गठन कर देता है। अंतरिम सरकार को आप अस्थायी सरकार भी बोल सकते हो, ठीक है। कुछ समय के लिए निश्चित कर देना, ठीक है, कुछ समय के लिए सरकार बना देना, ठीक है। तो इसका मतलब है अंतरिम सरकार, समझ चुके हो। अब हम बात करिएगा, देखिए बाद में शांतिपूर्वक चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है, लेकिन अंतरिम सरकार का गठन इसलिए किया जाता है ताकि देश का कार्यभार रुके नहीं, कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है। अब समझ चुके हो अंतरिम सरकार क्या है, कि मतलब अचानक की स्थिति यदि आती है या फिर कोई भी मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो उस टाइम में अचानक से जो मतलब सरकार पर बैठाया जाता है, जो पद पर बैठाया जाता है, जो सरकार का निर्माण किया जाता है, उसको कहते हैं अंतरिम सरकार। आशा करता हूँ कि आप अंतरिम सरकार के बारे में आप जान चुके हो। तो देश का शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई, क्योंकि भाई राजा ने तो गद्दी छोड़ ही दी थी 2 मार्च को, अचानक की कंडीशन आ गई तो उस टाइम अंतरिम सरकार का गठन करना जरूरी था। अब उन्होंने क्या किया, रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी। भाई रूस के बारे में कोई भी फैसला लेगी तो वो संविधान सभा लेगी। संविधान सभा का जो चुनाव होगा वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ लोग अपने देश के शासन को चलाने के लिए या अपने देश के शासन को आगे बढ़ाने के लिए संविधान सभाओं का निर्माण करने लगे, ठीक है, और भाई अंतरिम सरकार का गठन करने लगे। अब देखिए, अब हम समझते हैं, देखिए अब आप समझ चुके हैं कि फरवरी क्रांति की शुरुआत कैसे होती है और क्या वहाँ के हालात थे, कैसी स्थिति थी, इलाका कैसा था, मतलब इससे रिलेटेड आप सब कुछ समझ चुके हो। अब यदि हम बात करें फरवरी क्रांति के बाद क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। हो सकता है मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था फरवरी क्रांति के प्रभाव क्या पड़े, फरवरी क्रांति का रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। तो वो सब चीज़ आपको इसमें से उठानी है, ठीक है। पॉइंट वाइज पॉइंट बता भी सकता हूँ मैं, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है, मैं तो आपको बता दूंगा, आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो आप पहले इसको समझिएगा, इसमें से आप स्वयं पॉइंट उठाइएगा, ठीक है। क्या करना है, आप स्वयं पॉइंट उठाना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तब देखिए, तब उसको कहेंगे हम मानसिक अध्ययन कहेंगे, ठीक है, दिमागी विकास उसको कहते हैं। तो इस तरीके से हमको अध्ययन करना है। तो 1 मिनट वेट कीजिएगा। अब देखिए, फरवरी क्रांति के बाद क्या होता है, जनसभा करने, संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई थी। पहली बात वहाँ पे क्या था, जो जार निकोलस द्वितीय के द्वारा जनसभाएं करने पर पाबंदी लगाई गई थी, ठीक है, लगी हुई थी, और संगठन बनाने पर पाबंदी लगी हुई थी। तो ये सब निकोलस के शासन छोड़ने के बाद ये सब पर जो लगी हुई पाबंदी थी वो हट गई। दूसरी बात, उदारवादी समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। मैं उनके व्यूज़ बता रहा हूँ, ना कि कोई पॉइंट। यदि आप इनको पॉइंट मत समझने, ये मैं पॉइंट के माध्यम से उस सार का, उस टाइम के बाद का वो करा रहा हूँ आपको, ठीक है, व्याख्या करा रहा हूँ। इन पॉइंटों में से कुछ पॉइंट आपको उठाने पड़ेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे, ठीक है, ये उदारवादी और समाजवादी की सोच थी। तीसरी बात, अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन वापस रूस लौट आया, ठीक है, वापस रूस लौट आया। और रूस लौट आने के बाद 1914 से ही जो बोल्शेविक क्या है, देखिए बोल्शेविकों का मतलब क्या है, बोल्शेविक एक पार्टी का नाम था और उस पार्टी के समर्थन करने वाले व्यक्तियों को ही बोल्शेविक कहा गया था। अब देखिए, जो उनका नेता था व्लादिमीर लेनिन, वो रूस वापस लौट आता है और ये 1914 से ही बोल्शेविकों और व्लादिमीर लेनिन के द्वारा युद्ध का विरोध किया जा रहा था, ठीक है। तो अब लेनिन जब वहाँ पे आया तो उसकी अप्रैल थीसिस से लोग क्या हुए, हैरान हुए।
अब देखिए अप्रैल थीसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको ध्यान से समझिए। अप्रैल थीसिस क्या थी, लेनिन की थी ये, ठीक है। तो अप्रैल थीसिस लेनिन की 3 मांगों को कहा गया है। समझिए, ध्यान से ध्यान दें भाई। 3 मांग की थी, किसने, व्लादिमीर लेनिन ने। उसी 3 मांगों को, उसी 3 मांगों को नाम दिया गया अप्रैल थीसिस, ठीक है। अब देखिए 3 मांग कौन कौन सी थी। सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए, ये क्या है, ये उसकी एक मांग थी। यानी ये उनको कह रहा था कि भाई जो सोवियत हैं उन सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पे सोवियत का अर्थ क्या था। यहाँ पे सोवियत का अर्थ था संगठन, ठीक है। जो उस टाइम संगठन थे, ठीक है, जो मतलब प्रशासन में था, जो शासन चलाने के लिए जो संगठन कार्य कर रहे थे, उनकी बात यहाँ पे सोवियतों से की जा रही है, ठीक है, समझ चुके हो। दूसरी उनकी क्या थी, सारी जमीन किसानों को सौंपी जाए। भाई ये भी मैं आपको पहली वाली वीडियो में बढ़िया तरह में बता चुका हूँ कि सारी ज़मीन किसानों को सौंप दी जानी चाहिए। तो ये भी इसकी एक मांग थी, ठीक है। वहाँ पे जो ज़मीन थी नवाब सामंतों इन सब से छीन कर ज़मीनों किसानों में बांटना चाहते थे। ये सब हिस्ट्री में आपको पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। अब राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है, समझिए राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है। मान लीजिए कि देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, यदि बैंकों को राष्ट्र में मिला लिया जाता है, राष्ट्र के हित के लिए उसको राष्ट्र के जो भी, मान लीजिए एक तरीके से कह सकते हैं, राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सरकार यदि अपने अधिकार में ले लेती है तो उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकरण कहते हैं। समझ गए। मान लीजिए, तो देखिए आशा करता हूँ कि आप राष्ट्रीयकरण को समझ चुके हो। देखिए एक बार और फिर से समझ ले, यदि देश की स्थिति को या देश के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसी बैंक को अपने हित में या अपने अधिकार में ले लेती है तो उसको ही बैंक का राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, ठीक है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, ये इसकी मांग थी। सारी जमीन किसानों में बांटी जाए, ये इसकी मांग थी। सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। सोवियत का अर्थ क्या है ये आप जान चुके हो। इन तीनों ही मांगों को ही कहा गया अप्रैल थीसिस, ठीक है, समझ चुके हो। अब देखिए रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था। रेडिकल उद्देश्य यानी रेडिकलवादियों का उद्देश्य क्या था, रेडिकल का उद्देश्य क्या था, ये सब मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल के साथ। तो उन उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक क्रांति का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। गर्मियों में मजदूरों की कहानी, ठीक है। गर्मियों में मजदूरों की कहानी क्या होती है, मजदूर आंदोलन और फैल गए, मजदूर आंदोलन में वृद्धि होने लगी, धीरे धीरे फैलते गए, हड़तालें बढ़ती गई, फैक्ट्री कमेटियाँ बनाई गई, फैक्ट्री कमेटियाँ क्या थी समझिए। इन कमेटियों के माध्यम से जो वहाँ के मजदूर थे ना, जो भी कोई फैक्ट्री में मजदूर कार्य कर रहा है, वो मजदूर इन कमेटियों के माध्यम से फैक्ट्री के मालिक के द्वारा किए गए कार्यभार में यानी किए गए तौर तरीकों में क्या करने लगे, सवाल खड़े करने लगे। तौर तरीकों पर, फैक्ट्री मालिक के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे वहाँ के मजदूर, फैक्ट्री के मजदूर, फैक्ट्री कमेटियों के माध्यम से। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे बोल्शेविक उभर रहे हैं, समझ रहे हो ना। बोल्शेविक कौन, बोल्शेविक जो व्लादिमीर लेनिन को मान रहे थे, उनका जो नेता था, और बोल्शेविक पार्टी का जो समर्थन कर रहे थे, वो मतलब प्रभाव में आ रहे हैं, उभरने लग रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पे मजदूर भी उभरने लगे हैं भाई, ठीक है। मजदूर कैसे उभरने लगे हैं, वो फैक्ट्री मालिकों पर क्या करने लगे, सवाल खड़े करने लगे हैं, उनके तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे। तो अब इससे क्या हुआ भाई, फैक्ट्री यानी मजदूर भी उभरने लगे और बोल्शेविक भी उभरने लगे, ठीक है। तो अंतरिम सरकार जिसका गठन किया गया था उसकी ताकत खत्म होने लगी, यानी कम होने लगी, ठीक है, कमज़ोर पड़ने लगी। तो अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर पड़ने लगी, बोल्शेविकों का बढ़ने लगा प्रभाव। सरकार द्वारा असंतोष दबाने के लिए सख्त कदम उठाने की कोशिश की, मजदूरों द्वारा फैक्ट्री चलाने की कोशिश पर रोक। अब देखिए वहाँ पे जो अंतरिम सरकार का जब प्रभाव कम होता गया, ताकत कम होती गई, तो वहाँ पे क्या किया सरकार ने, असंतोष को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। सख्त कदमों में उसने क्या किया,
एक तो मजदूरों द्वारा फैक्ट्रियों चलाने की जो कोशिशें की जा रही थी उन कोशिशों पर रोक, मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। इस तरीके के सख्त कदम वहाँ की सरकार उठाती है, ठीक है। अब देखिए अब वहाँ पे क्या हुआ भाई, मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार किया गया और देखिए ये हाँ जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन, बोल्शेविकों द्वारा विशाल प्रदर्शन किए जा रहे थे, उन प्रदर्शनों का सरकार द्वारा भारी दमन किया गया था। और जो वहाँ जो उनका नेता थे, जो बोल्शेविक का समर्थन करने वाले थे, उनको वहाँ से भागना भी पड़ा, छिपना भी पड़ा। इस तरह की सख्त कदम वहाँ की सरकार उठाती है और उनके बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाती है, ठीक है। तो अब देखिए वहाँ पे किसान समितियाँ भी उभरने लगी, यानी भूमि समितियाँ भी बनने लगी, किसान उभरने लगे। किसानों ने क्या है, भूमि समितियाँ बनाई गई, किसानों ने क्या बनाई, भूमि समितियाँ बनाई। अब भूमि समितियाँ क्या थी, देखिए इन्होंने भी वही काम कर डाला जो कि मजदूरों ने फैक्ट्री कमेटियाँ बनाई थी, मजदूरों के लिए फैक्ट्री कमेटियाँ इन्होंने बना दी, किसान भूमि समितियाँ। तो भूमि समितियाँ में इन लोगों ने क्या किया, भूमि समितियों की मांग क्या थी कि किसान और समाजवादी क्रांतिकारी नेता, भाई किसान हैं और समाजवादी क्रांतिकारी नेता हैं, इनको भूमि का पुनर्वितरण कर इनको दे देना चाहिए। यानी जो भूमि है जो नवाब और सामंतों के पास में है, उनको उस भूमि का पुनर्वितरण करके, यानी दोबारा बंटवारा किया जाए। वितरण मतलब बंटवारा, पुनः मिने दोबारा, ठीक है, दोबारा बंटवारा किया जाना चाहिए और बंटवारे में उस भूमि को किसानों और समाजवादी क्रांतिकारी नेताओं को दे देनी चाहिए उस भूमि को। अब देखिए जुलाई से सितंबर तक के बीच बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा भी किसानों ने कर लिया था, जुलाई से सितंबर के बीच। तो इस तरह की वहाँ की स्थिति थी। अब ये हम पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के बारे में जान चुके हैं। देखिए हालांकि मैं सोच नहीं रहा था कि भाई कारण मैं आपको पॉइंट के हिसाब से बताऊं, क्योंकि सब कुछ आप इसी में से ही उठा सकते हो, बना सकते हो, अब आप समझ चुके हो। फिर भी देखिए एक मोटे तौर पर यदि हम कारण देखिए, उसके कारण क्या थे, कारण क्या थे पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के होने के कारण क्या थे, देखिए समझें। जार द्वारा ड्यूमा भंग करना, ये सब आप डिटेल से जानते हो, सब पता है। खाद्य पदार्थों में भारी कमी, आप बना सकते हो ना, मैं इसीलिए तो बोल रहा था ना कि यदि आप खुद सोच के इन्हीं पॉइंटों को उठाते तो आप उसको क्या पता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है दिमागी अध्ययन, या आप बोल सकते हो मानसिक विकास, ठीक है, दिमागी विकास। तो इस तरीके से मतलब आप पॉइंटों को उठाना सीखिएगा, समझना। देखिए वही पॉइंट है जो मैं आपको बताया हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे इंडिकेट नहीं किया। अब यहाँ पे यदि मैं कारण के रूप में इंडिकेट कर रहा हूँ तो अब आप इनको नोट कर लीजिएगा। जार के द्वारा ड्यूमा भंग की गई, खाद्य पदार्थों में कमी, इसके द्वारा भी वहाँ पे पेट्रोग्राद की क्रांति को बढ़ावा मिला। सर्दियों की वजह से वहाँ की स्थिति खराब होती है, जो कि क्रांति की ओर जाती हुई दिखाई देती है, ठीक है। फैक्ट्री में तालाबंदी की गई थी, उसकी वजह से भी पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के कुछ पॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं। 30 अप्रैल के कारण भी, ये सब वही है, इन्हीं के कारण फरवरी क्रांति हुई थी, ठीक है। और देखिए अब परिणाम क्या निकले, परिणाम बोल लीजिए या प्रभाव बोल लीजिए। देखिए फैक्ट्री कमेटियाँ बनने लगी, ठीक है, फैक्ट्री कमेटियाँ बनने लगी, किसान समितियाँ बनने लगी। देखिए किसान समितियाँ, फैक्ट्री कमेटियाँ, अंतरिम सरकार का गठन, रूस के भविष्य के बारे में जो भी कोई भी फैसला लिया जाएगा संविधान सभा के द्वारा लिया जाएगा, संविधान के हाथों में सौंपा गया, संविधान सभा है यहाँ पे, संविधान सभा के हाथों में सौंपा गया। बोल्शेविकों के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश की गई। तो और भी आप बहुत सारे पॉइंट इसमें उठा सकते हो, जोड़ सकते हो। तो आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।